अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू 14th लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस और फिर उसके बाद पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। आज का लेक्चर समझने के लिए ज़रूरी है कि आपने इससे पहले वाला लेक्चर भी देखा हो जिसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी रिलेशंस की, जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शामिल थी। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो एक दफ़ा वो ज़रूर देख लें, वरना आपको इस लेक्चर की भी समझ नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया हुआ। A relation on a set A is called an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन मौजूद हो और उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हो, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। Two elements A and B that are related by an equivalence relation are called equivalent. The notation A equivalent B is often used to denote that A and B are equivalent elements with respect to a particular equivalence relation। मतलब अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर मौजूद है ए कोमा बी और ये ऑर्डर पेयर एक इक्विवेलेंस रिलेशन का है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्विवेलेंट एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे फिर एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज एन इंटीजर इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन का नाम आर है और इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो ए कोमा बी हैं। वो ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग करेंगे अगर हम ए से बी को सब्ट्रैक्ट करें और हमारे पास इंटीजर आ जाए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या रिलेशन नहीं है। तो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमें अब तीन प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ये चेक करेंगे कि क्या आर रिफ्लेक्सिव है। सेकंड प्रॉपर्टी फिर सिमेट्रिक की चेक की जाएगी और फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की चेक की जाएगी। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमारे पास ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए ए कोमा ए। मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ए कोमा ए और ये आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। ए कोमा ए से अब मुराद ये है ये आर से उस वक्त बिलोंग करेगा जब हम ए माइनस बी, तो इस केस के अंदर जो बी है वो भी ए ही है। जब हम ए से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इंटीजर आ जाए तो फिर ये ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग करेगा। तो ए की जगह पे हम कोई भी एलिमेंट सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें। तो 3 से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब है ए कोमा ए आर से बिलोंग करेगा, तो इस केस के अंदर जो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे होल्ड करती है। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमने सिमेट्री की चेक करनी है। मतलब अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है ए कोमा बी, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास बी कोमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए यहाँ से। अब ए कोमा बी से मुराद ये है कि ए से हम बी को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास इंटीजर आना चाहिए। तो अगर हम ए से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इंटीजर आता है, तो उस केस के अंदर बी से अगर हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारे पास इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक इंटीजर आ रहा है 1। यहाँ पे आप समझ लें कि जो ए है उसकी वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। तो अगर मैं 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी मेरे पास एक इंटीजर ही आएगा। तो ये जो रिलेशन डिफाइन है ये डिफाइन है ऑन दी रियल नंबर्स, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हम यहाँ पे 3.2 भी सपोज कर सकते हैं, ये एक रियल नंबर है। इससे अगर 2.2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 1 आंसर आ रहा है जो कि एक इंटीजर है। इस तरीके से अगर 2.2 से मैं 3.2 को सब्ट्रैक्ट करूँ तब भी मेरे पास एक इंटीजर ही आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन बी है। और यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमने कोई प्रूव करना होता है तो उसे हम जर्नल फॉर्म के अंदर प्रूव करते हैं। उसे इस तरीके से हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दे के प्रूव नहीं कर सकते। तो जब हम प्रूव कर रहे होंगे तो हम यही कहेंगे कि ए माइनस बी कोई इंटीजर होगा तो उस केस के अंदर बी माइनस ए भी एक इंटीजर ही होगा।
फिर उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है वो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है, और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है ए कोमा बी और एक और ऑर्डर पेयर है हमारे पास वो है बी कोमा सी, तो फिर हमारे पास इस रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि ए कोमा सी हो। अब इस चीज को हम इस रिलेशन के मुताबिक डिफाइन करें तो वो इस तरीके से होगा कि अगर हम ए से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई इंटीजर आता है, और हम बी से सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई इंटीजर आता है। तो इस केस के अंदर ए से सी को सब्ट्रैक्ट करने पे भी हमारे पास इंटीजर ही आना चाहिए। तो आप कोई एक दो नंबर लेके उसके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन बात कोई है कि अगर हमने इसको प्रूव करना है तो हम जनरल प्रूफ देंगे, हम थ्रू नंबर कोई प्रूफ नहीं देंगे। ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि सपोज कर लें जो ए है उसकी वैल्यू हम 4 सपोज कर लेते हैं, बी की वैल्यू हम 3 सपोज कर लेते हैं, तो 4 माइनस 3 यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 1 जो कि एक इंटीजर है। अब बी की वैल्यू हमने 3 सपोज की हुई है तो यहाँ पे 3, और सी की वैल्यू आप 2 सपोज कर लें तो 3 माइनस 2 यहाँ पे भी हमारे पास एक इंटीजर ही आ रहा है। तो इस केस के अंदर अगर मैं ए से सी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ मतलब 4 माइनस 2 करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास एक इंटीजर ही आना चाहिए जो कि रियल नंबर के अंदर आता है। तो इस तरीके से हम कोई एक दो नंबर और भी पुट करके इस एग्जाम्पल को चेक कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई रियल नंबर होगा और उससे हम a माइनस बी करें तो हमारे पास इंटीजर आए, और b माइनस सी करने से इंटीजर आएगा, तो लाजमी उस केस के अंदर a माइनस सी करने से भी हमारे पास इंटीजर ही आएगा। और ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो अभी मैंने इस रिलेशन में आपके सामने ये शो करवा दिया कि इस रिलेशन के अंदर हमारे पास रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। और जब भी ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो इसका मतलब है जो हमारा रिलेशन होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये उसी का सोल्यूशन दिया हुआ है, बिकॉज a माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज एन इंटीजर। मतलब जब भी हम a से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इंटीजर आएगा फॉर ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब है a आर a, या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a कोमा ए आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसको जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इंटीजर आएगा। तो r जो है वो रिफ्लेक्सिव है। दूसरा फिर बताया हुआ नाउ सपोज दैट a आर b, मतलब एक ऑर्डर पेयर है a कोमा b, then a minus b is an integer, so b minus a is also an integer। a माइनस बी अगर इंटीजर है तो लाजमी b माइनस ए भी हमारे पास इंटीजर आएगा, और इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। और इसी तरीके से इफ a आर b एंड b आर c, देन a माइनस बी एंड b माइनस c आर इंटीजर्स। मतलब a कोमा b एग्जिस्ट कर रहा है, b कोमा c एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों से हमारे पास इंटीजर आंसर आता है। देयरफॉर a माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b प्लस b माइनस c इज आल्सो एन इंटीजर। हेंस a r c, मतलब a कोमा c भी r से बिलोंग करेगा। thus r is transitive, consequently r is an equivalence रिलेशन। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब है कि r जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल डिस्कस की हुई है, लेट m बी एन इंटीजर विद m ग्रेटर देन 1, देन शो दैट द रिलेशन r इज इक्वल टू a कोमा b वेयर a by b mod m इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया हुआ है और इस रिलेशन को हमने प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे पास एक सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास तीन नंबर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो एम है। और इसका मतलब ये बनता है कि जब हम ए को डिवाइड करेंगे एम से तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो बी आएगा। या फिर दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम ए से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा बाय एम। अगर मैं कोई नंबर यहाँ पे एंटर करके आपको एग्जांपल दूं तो ये इस तरीके से हो सकता है कि ए की वैल्यू अगर 5 है हमारे पास और एम की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो उस केस के अंदर जो बी है इसकी वैल्यू 2 होगी। ये इस तरीके से होगी कि हम अगर 5 को डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो 2 बचता है। यहाँ दूसरे अल्फाज में जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर मैं m से 2 को माइनस करूँ तो ये डिविजिबल होगा बाय 3, क्योंकि m माइनस टू इज इक्वल टू 3 होता है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब बनता है। अब हम
मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन के अंदर हमने तीन प्रॉपर्टीज चेक करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, दूसरी प्रॉपर्टी फिर सिमेट्री की प्रॉपर्टी है, और फिर उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमने ट्रांजिटिव की चेक करनी है। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी, उसमें यह है कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए ए कोमा ए, और ए कोमा ए से मुराद है कि इस ए की जगह पे भी ए लिखा होगा और बी की जगह पे भी ए लिखा होगा, और आगे एम कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ए माइनस ए डिवाइड होता है एम से। तो ए से जब ए को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, और एम कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 हो, तो जीरो उससे डिविजिबल होता है। मतलब हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जीरो हमारे पास यहाँ पे आ गया, और इस जगह पे हम 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, या कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो वो उससे डिविजिबल होगा। इसका मतलब है ए कोमा ए एग्जिस्ट करेगा इस रिलेशन से, और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सिमेट्री की प्रॉपर्टी होगी, और सिमेट्री की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास इस रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है ए कोमा बी, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास बी कोमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे ए कोमा बी का मतलब ये है कि ए माइनस बी डिविजिबल है बाय एम। तो जब भी ए माइनस बी डिविजिबल होगा एम से, तो हमेशा बी माइनस ए भी एम से डिविजिबल होगा। जस्ट यहाँ पे ये होगा कि बी माइनस ए का आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा होगा। मतलब ए से बी को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कोई नंबर 10 आ जाता है, तो 10 जो है ये डिविजिबल है 2 से। तो इस केस के अंदर ए और बी की वैल्यूज आप सपोज कर सकते हैं कि 12 माइनस 2 हमने किया तो हमारे पास 10 आंसर आ गया। तो यही अगर मैं 2 - 12 कर दूं तो इस केस के अंदर जो आंसर आएगा वो हमारे पास -10 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 5, और जब -10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इस केस के अंदर मेरे पास आंसर आ जाएगा -5, और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब a माइनस बी जब भी m से डिविजिबल होगा, हमेशा b माइनस ए भी m से डिविजिबल होगा, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा होगा वो नेगेटिव में होगा। तो इस केस के अंदर, इस रिलेशन के अंदर सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। फिर उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है वो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है, और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं ए कोमा बी और बी कोमा सी का, तो इस केस के अंदर हमारे पास ए कोमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ए कोमा बी का मतलब ये है कि ए माइनस बी डिविजिबल है एम से, और बी कोमा सी का मतलब ये है कि हमारे पास ए माइनस सी भी डिविजिबल है एम से। तो इस केस के अंदर हमारे पास ए माइनस सी भी एम से हमेशा डिविजिबल होगा, और ये प्रॉपर्टी भी इंटीजर्स में होल्ड करती है। तो यहाँ पे पहले हम कोई ए और बी की वैल्यू सपोज करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हम सपोज करते हैं 20, और बी की वैल्यू हम सपोज करते हैं 10। तो 20 - 10, यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 10, और एम की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 2। तो जो 10 है वो 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगर हम बी के अंदर से सी की हम कोई और वैल्यू सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 6 कर लेते हैं, तो 10 - 6 हमारे पास आंसर आता है 4। तो 4 भी 2 से डिविजिबल है। तो इस केस के अंदर 20 - 6 मतलब ए माइनस सी, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आता है 14। तो 14 भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी हमेशा इंटीजर्स के अंदर होल्ड करेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और फिर उसके बाद ट्रांजिटिव भी है। और अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे फिर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। मतलब a माइनस ए इज इक्वल टू 0 है, जो कि हमेशा डिविजिबल होगा बाय m। इसका मतलब है कि a कोमा ए एग्जिस्ट करेगा इस रिलेशन से। इसी तरीके से अगर a कोमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हमारे पास b कोमा ए भी एग्जिस्ट करेगा। जस्ट जो आंसर है वही बात जो मैंने आपको बताया था कि अगर a माइनस बी का आंसर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो b माइनस ए का आंसर एक नेगेटिव नंबर आएगा, जो कि यहाँ पे -k से शो किया हुआ है। और फिर लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास a माइनस बी एग्जिस्ट कर रहा है और b माइनस सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस के अंदर a माइनस सी भी एग्जिस्ट करेगा। यह स्टेटमेंट आप खुद रीड कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद डिटेल से इसके बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल ऑर्डरिंग, या फिर इसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी कहते हैं। A relation R on a set S is called partial ordering or partial order if it is reflexive
antisymmetric and transitive. A set S together with a partial order R is called a partially ordered set or poset and is denoted by S, R. Members of S are called elements of poset. इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में ये डिफरेंस है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर जो तीन प्रॉपर्टीज हमने चेक करनी है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जबकि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के अंदर जो तीन प्रॉपर्टीज चेक की जाती हैं वो हैं रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब जो सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी थी वो चेंज होगी एंटी सिमेट्रिक में, और अगर किसी भी रिलेशन के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। और जिस सेट के ऊपर हम ये प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं वो सेट पो सेट कहलाएगा, और उसे इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है एस कॉमा आर, जिसके अंदर जो एस है ये सेट का नाम है और जो आर है ये रिलेशन का नाम है कि किस तरीके से हमने रिलेशन क्रिएट किया हुआ है। और इसके रिलेटेड फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, शो दैट द ग्रेटर देन और इक्वल रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब ये जो हमारे पास रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके लिए हमने चेक करनी है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के अंदर मतलब हमारे पास ए कोमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इस रिलेशन को डिफाइन किया हुआ ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब जब हम इसको चेक करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी नंबर हो वो अपने इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर का सिंबल नहीं है, इसके साथ इक्वल का भी सिंबल है। तो इसका मतलब है ए कोमा ए इस वाले रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने एंटीसिमेट्रिक की चेक करनी है। मतलब अगर हमारे पास ए कोमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस के अंदर हमारे पास बी कोमा ए एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन या इक्वल है b के, तो इस केस के अंदर जो b है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a सिर्फ तब ही हो सकता है जब a और b की वैल्यूज आपस में इक्वल हों। अगर a और b की वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, मतलब a की वैल्यू 2 है b की वैल्यू 1 है, तो उस केस के अंदर हमारे पास b कोमा a एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इक्वल होंगी तो एग्जिस्ट करेगा, जो कि एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन है। और अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो आप लास्ट लेक्चर देख लें, उसके अंदर मैंने इसको प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है। तो इसके थ्रू अब हमने ये चेक कर लिया है कि ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने चेक करनी है वो ट्रांजिटिव की चेक करनी है। मतलब ए कोमा बी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और बी कोमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस के अंदर फिर हमारे पास ए कोमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि ए ग्रेटर देन इक्वल है बी के, और सेकंड नंबर पे इसका मतलब है बी ग्रेटर देन इक्वल है सी के। तो इस केस के अंदर डेफिनेटली अगर इस बी को हम निकाल दें तो हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सी के। तो इसका मतलब है ए कोमा सी भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं हमारे पास। बिकॉज ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए फॉर एवरी इंटीजर ए, तो ये जो रिलेशन है ग्रेटर देन इक्वल का ये रिफ्लेक्सिव है। इस तरीके से ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए देन ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये जब भी होगा तो इस केस के अंदर एक ही बात हो सकती है कि ए और बी आपस में इक्वल है। तो इसकी वजह से ग्रेटर देन इक्वल का रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है। और फाइनली ग्रेटर देन इक्वल टू इज ट्रांजिटिव बिकॉज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी imply that a greater than equal to c. It follows that greater than equal to is a partial ordering on the set of integers. और जो इसको लिखने का तरीका होगा वो ये है कि पहले सेट का नाम आएगा और फिर उसके बाद रिलेशन का नाम आएगा कि किस तरीके से इस रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है। तो ब्रैकेट के अंदर पहले हम z लिखेंगे जो कि डिनोट कर रहा है कि ये इंटीजर का सेट है, और उसके बाद रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन है और ये एक पो सेट है। फिर एक और एग्जांपल डिस्कस की हुई है, द डिविजिबिलिटी रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो z plus divisibility is a poset. Recall that z plus denotes the set of positive integers. तो अगर हमारे पास एक सेट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स का है और उसके ऊपर हम डिविजिबिलिटी का ऑपरेटर अप्लाई करें, तो वहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि
ये रिलेशन हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो इसको अब इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है वो सिमेट्री की करनी है, मतलब ए कोमा ए हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, और इस रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है कि इसके अंदर डिविजिबिलिटी का ऑपरेटर यूज होना है। तो कोई भी नंबर हो वो अपने आप से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब है ए कोमा ए इससे बिलोंग करेगा और यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकंड चीज हमने चेक करनी है कि ए कोमा बी, मतलब ए बी से डिविजिबल है, तो उस केस के अंदर हमारे पास बी ए से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और अगर डिविजिबल होता है तो ये उसी केस के अंदर होगा जब ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो हमेशा इसी तरीके से होता है कि अगर हमारे पास, आप सपोज कर लें ए की वैल्यू 10 है, तो 10 डिवाइड हो जाएगा 2 से, लेकिन 2 जो है वो डिवाइड नहीं होगा 10 से। तो अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हो सकता है कि ए और बी दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल हो, मतलब ए भी 2 हो और बी भी 2 हो। तो अगर इनकी पोजीशन हम चेंज कर दें तो ये दोनों ऑर्डर पेयर यहाँ से एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है। और फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमने ट्रांसिटिव की प्रॉपर्टी चेक करनी है, मतलब ए कोमा बी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और एक और ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि बी कोमा सी है, तो इसके अंदर ए कोमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 20 और बी की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 10। तो इस केस के अंदर जो 20 है वो 10 से डिवाइड हो जाता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बी कोमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके अंदर बी की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 10। जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है सेम वही वैल्यू बी की यूज होगी, और सी की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 5। तो इस केस के अंदर जो 10 है वो भी डिवाइड हो सकता है 5 से, हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास ए कोमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब 20 5 ये ऑर्डर पेयर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो 20 है ये डिविजिबल होता है बाय 5। तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ट्रांसिटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, और ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, तो इस वजह से ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। फिर एक और एग्जांपल भी डिस्कस की हुई है, शो दैट द इंक्लूजन रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द पावर सेट ऑफ ए सेट एस। हमारे पास कोई भी सेट मौजूद हो, सेट का नाम एस है, उसका जब हम पावर सेट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जितने भी सेट्स आएंगे उस पे अगर हम रिलेशन चेक करें तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, क्योंकि कोई भी सेट हो तो वो अपना सब सेट होता है, मतलब ए कोमा ए इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। और अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो जो दूसरा सेट होगा वो फर्स्ट का सबसेट उसी केस के अंदर हो सकता है जब दोनों आपस में इक्वल हों, तो ये एंटीसिमेट्री की प्रॉपर्टी है। और फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने चेक करनी है वो ट्रांसिटिव की है, मतलब अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो इस केस के अंदर लाजमी जो ए है वो सी का सबसेट होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक पार्शियल ऑर्डर है। और इसको इस तरीके से लिखेंगे पी ऑफ एस कॉमा सबसेट। तो जो इसको शो करने की नोटेशन होती है वो इस तरीके से मेंशन की जा सकती है, ये एक पोसेट होगा। नेक्स्ट फिर बताया गया है कंपेरेबल के बारे में, द एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ ए पोस सेट। तो यहाँ पे पोस सेट की जो नोटेशन है वो बताई हुई है, मतलब एस सेट का नाम होगा और उससे आगे कोई ना कोई रिलेशन होगा जो उस पर डिफाइन किया होगा, आर कॉल्ड कंपेरेबल इफ ईदर ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, when a and b are elements of S such that neither a related to b nor b related to A and B are called incomparable। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई पो सेट है, सेट का नाम आप S रख लें और उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3 5 7 9। और यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि ये डिविजिबिलिटी का रिलेशन है। तो अब इस केस के अंदर कुछ एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल होंगे और कुछ एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 1 और 3 ये आपस में डिविजिबल हैं, मतलब जो 1 है वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देता है। तो ये दो एलिमेंट्स चूंकि आपस में डिवाइड हो सकते हैं तो ये कंपेरेबल एलिमेंट्स होंगे। इसी तरीके से 1 और 5 ये भी कंपेरेबल होंगे, 1 और 7 भी कंपेरेबल होंगे, 1 और 9 भी कंपेरेबल होंगे। लेकिन 3 और 5 आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए। मतलब हम
3 को 5 से डिवाइड करें या 5 को हम डिवाइड करें 3 से। अगर इन दोनों में से कोई एक केस भी ट्रू होता तो हम कहते हैं कि ये आपस में कंपेरेबल है। लेकिन जब ये दोनों केसेस ट्रू नहीं होंगे, मतलब नीदर ए रिलेटेड टू आर नॉर बी रिलेटेड टू ए, तो इस केस के अंदर क्योंकि यह वो केस आ गया दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये फिर आपस में इनकम्पेरेबल कहलाएंगे। इस तरीके से 3 और 7 ये भी आपस में इनकम्पेरेबल है। लेकिन 3 और 9 ये आपस में इनकम्पेरेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये काम तो नहीं हो सकता कि 3 को 9 से हम डिवाइड कर लें, लेकिन जो 9 है वो 3 से डिवाइड किया जा सकता है। मतलब अगर ये फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं कर रही तो हमारे पास सेकंड कंडीशन होल्ड करेगी। तो इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन होल्ड करे तो हम ये कहेंगे कि ये एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इफ एस कोमा रिलेशन, मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है इस जगह पे, is a poset and every two elements of S are comparable, S is called totally order or linearly ordered set, and relation is called a total order or linear order. A total order set is also called a chain. मतलब हमारे पास जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स अगर आपस में कंपेयर हो सकें, तो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि S जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, और इस केस के अंदर जो रिलेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं। मतलब इस सेट के अंदर 1 3 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस है सेकंड एलिमेंट से, जबकि हमने जो यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का है। लेकिन 3 1 यहाँ से बिलोंग करेगा, मतलब 1 और 3 आपस में कंपेरेबल है। इस तरीके से 1 और 5 भी कंपेरेबल हैं, क्योंकि 5 1 यहाँ से बिलोंग कर रहा है। 7 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 और 7 भी कंपेरेबल है। 3 5 भी कंपेरेबल है, क्योंकि 5 3 जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से 7 3 भी एग्जिस्ट करेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंपेयर हो सकते हैं, उनमें से कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर होगा। तो अगर कोई इस किस्म का सेट हो जिसके तमाम एलिमेंट्स आपस में कंपेयर हो सकते हो किसी रिलेशन के थ्रू, तो इस किस्म के सेट को फिर हम टोटली ऑर्डर्ड या लीनियरली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे, और इसको हम चेन भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर एग्जांपल डिस्कस की हुई है इन द पोस्ट सेट z प्लस डिविजिबिलिटी आर द इंटीजर्स 3 and 9 कंपेरेबल। तो पूछा हुआ है कि हमारे पास एक सेट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स का है और उसके अंदर डिविजिबिलिटी ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, तो 3 और 9 कंपेरेबल है, तो डेफिनेटली कंपेरेबल है। जो 9 है वो डिवाइड हो सकता है 3 से। नेक्स्ट फिर पूछा हुआ है 5 and 7 कंपेरेबल, क्या 5 और 7 कंपेरेबल है? तो ना 7 5 से डिवाइड होता है ना 5 7 से डिवाइड होता है, तो ये दो एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। तो वही बात यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल द पोस एट z comma less than equal to is totally ordered because a less than equal to b or b less than equal to a whenever a and b are integers। a और b जब भी इंटीजर होंगे तो इनमें से कोई एक इंटीजर दूसरे से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। मतलब जितने भी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं वो तमाम हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये फिर जो सेट है ये टोटली ऑर्डर सेट कहलाएगा। नेक्स्ट बताया गया है कि यही जो सेट है हमारे पास, इसके अंदर अगर इनका रिलेशन हम चेंज कर दें, जो लेस देन इक्वल टू का रिलेशन था उसे हम चेंज कर दें डिविजिबिलिटी के रिलेशन में, तो फिर ये टोटली ऑर्डर नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं जिस तरीके से इससे पहले वाले एग्जांपल के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है तो 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और 7 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये दो एलिमेंट्स आपस में कंपेरेबल नहीं है। तो इस वजह से ये टोटली ऑर्डर्ड रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे जो आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। जिस तरीके से एक एग्जांपल 5 और 7 की है, इस तरीके से आप और भी एलिमेंट्स पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 13 और 17, इसके अंदर 13 17 से डिवाइड नहीं होता और 17 13 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये भी आपस में इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स हैं और इस तरीके के बेशुमार एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर में आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।